नमस्कार दोस्तों। यूं तो सुबह सुबह मैं निकला हूं एयरपोर्ट के लिए। दिल्ली से एक दिन की यात्रा पर बाहर जा रहा हूं, दरअसल पटना जा रहा हूं। लेकिन मेरी आदत है सुबह सुबह 10-12 अखबार पढ़ने की, और उस आदत के चक्कर में मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि 10 बजे की बाद की फ़्लाइट लूं, ताकि सुबह के जो अखबार के बंडल मेरे यहाँ 7 बजे करीब करीब आते हैं वो बंडल मेरे हाथ में हो, उसके बाद चलूँ। तो अभी भी मेरी वैसे ही फ़्लाइट है। अखबार लेकर मैं टैक्सी में बैठा, तो अखबारों की आज सुर्खियाँ क्या है, जो भी अखबार आप तक पहुँचता होगा उसकी सुर्खी आपके सामने होगी, हेडलाइंस। और कल देर शाम सारे चैनलों पर चल भी यही खबर रही थी, यही भाषण रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिली तो एकजुट हुए विपक्ष के लोग और जांच एजेंसियों पर उठा रहे सवाल, इस तरह की हेडलाइन सारे अखबारों की आज हेडलाइन, चाहे अमर उजाला ले, चाहे नवभारत टाइम्स ले। पीएम बोले भ्रष्टाचार में शामिल सब चेहरे एक मंच पर आ रहे हैं। अमर उजाला, भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिली, भाजपा सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार भागता है, मोदी। हिंदुस्तान की हेडलाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया की इसी तरह की हेडलाइन है, करप्ट हैव ज्वाइंड टू स्टॉप एंटी ग्राफ्ट क्रूसेड। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस है। ऐसे ही हर अखबार की हेडलाइन ऐसे ही है जो प्रधानमंत्री ने कल भाषण दिया है। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, और अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार में शामिल सभी चेहरे एक मंच पर आ गए तो क्या यही सच है? और प्रधानमंत्री के कहे के हिसाब से मान लें कि बीजेपी को छोड़कर जितने भी दल हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, और बीजेपी के नेताओं को छोड़कर जितने भी नेता हैं, सारे के सारे भ्रष्ट हैं। देश का पूरा विपक्ष भ्रष्ट है। विपक्षी दल के सारे चेहरे भ्रष्ट हैं। विपक्षी दलों के सारे अध्यक्ष, मुखिया भ्रष्ट हैं, और सारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वारिस, वंशज और ईमानदार, एब्सोल्यूट ऑनेस्ट के प्रतीक और प्रतिमूर्ति सारे बीजेपी में हैं। ये कहां से ऐसी ताकत लाते हैं प्रधानमंत्री कि इस तरह का बयान देते हैं, फिर उसके बाद उसी भाषण में लोकतंत्र की हिमायत करते हैं, फिर उसी भाषण में संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करने या प्रहार करने का आरोप विपक्ष पर लगाते हैं, और उसके बाद अखबारों की सुर्खियों में छा जाते हैं। यह अलग बात है कि कोई उन्हें बताता नहीं, कोई पूछता नहीं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आपके अलावा, आपकी पार्टी के अलावा सारे भ्रष्ट हैं, तो उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री सत्ता के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, और बीते कुछ सालों में जिस ढंग से विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, सारी एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारी एजेंसियां जिस ढंग से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ छापेमारी कर रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, क्या ये किसी से बात छिपी है क्या? और मैं बार बार कहूंगा कि अगर कहीं करप्शन है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या ये करप्शन के मामले में ये एजेंसियां समान भाव से काम करती है क्या? इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा, और उसके बाद यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो सीबीआई को लेकर क्या कहते थे, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर कितना रोना रोते थे, क्या कहते थे जब उस समय केंद्रीय एजेंसियों को, एक दौर था जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को तोता कह दिया था, लेकिन वो तोता आज बाज है, गिद्ध है, आप तय करिए। मैं मोदी जी का वो भाषण भी सुनाऊंगा जब वो सीबीआई को कोसा करते थे, और वही मोदी जब प्रधानमंत्री हैं तो आज के दौर में ऐसे रिकॉर्ड हैं, आंकड़े हैं कि पिछले 8 सालों में सीबीआई और ईडी ने 90 से 95% मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए। ये रिकॉर्ड है, आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। एक्सप्रेस ने विस्तार से कुछ दिन पहले ही वो आंकड़े छापे थे, वो भी आगे दिखा दूंगा। लेकिन पहले मोदी जी ने जो कल प्रवचन दिया है, मैं भाषण नहीं कहूंगा, मोदी जी प्रवचन ही देते हैं, महान संत की तरह प्रवचन देते हैं, और भक्तों का संप्रदाय, भक्तों की बिरादरी, चाहे वो जिस भी तरह के लोग हों, और नेता तो क्या कहें, मंच पर मोदी की मौजूदगी में सबकी हैसियत वही होती है, तालियां बजाओ, वाह वाह करो, इसके अलावा किसी की हैसियत नहीं है उस सरकार में जिसके मुखिया मोदी है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल मोदी जी ने जो कहा, भाजपा सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार भागता है, और इसमें उन्होंने कहा कि आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है, इसके पीछे इसकी मजबूत नींव है जो उसकी संवैधानिक संस्थाओं में। सच है,
मजबूत नींव है जो उसकी संवैधानिक संस्थाओं में है। लेकिन आज की तारीख में आरोप लग रहे तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप, आज की तारीख में आरोप लग रहे संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करने के आरोप। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जो आज तक नहीं हुआ वो कर दिया और फैसला सुना दिया कि आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे तो 3 सदस्यों का पैनल होगा, जिसमें नेता विपक्ष होगा, खुद प्रधानमंत्री होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। पहले क्या होता था, जिसको मर्जी उसे चुनाव आयुक्त बनाओ, जो सत्ता की चापलूसी करता हो, सरकार का मनपसंद अफसर हो, रिटायर कर चुका हो, रिटायर करने वाला हो, वीआरएस लेने वाला हो, वीआरएस ले चुका हो, रिटायरमेंट से 1 दिन पहले उसको 5 साल के लिए बना दो। ये सब तो हुआ है और तभी सुप्रीम कोर्ट में कई रिट याचिकाएं थी और उन याचिकाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, सोचने की जरूरत है। और बीते कुछ दिनों कुछ सालों के अंदर क्या हो रहा है, पहले इस भाषण के अंश को सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एजेंसियों का इस्तेमाल करने वाली सरकार जब बड़ी बड़ी बातें करती है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों पर एक्शन होता है जो भ्रष्टाचार के में फंसे हैं तो न्यायिक प्रणाली पर हमला करते हैं। कुछ लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। मतलब विपक्ष के नेताओं पर सीधा सीधा टारगेट है। लेकिन भ्रष्टाचारी अगर जो लोग थे जिन पर आरोप बीजेपी के नेता लगाते रहे, उन नामों पर कई बार मैं बात कर चुका हूं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल रॉय हो, हर राज्य में ऐसे नेता हैं। अजीत पवार के साथ सरकार बना ली थी जिनके खिलाफ कैंपेन कर रही थी बीजेपी। ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो बीजेपी में शामिल होकर पवित्र हो गए, गंगा जल से नहाए धुआए हुए हो गए। आज भी अगर विपक्ष का कोई नेता उस तरह का जिसके पीछे एजेंसी लगी हो बीजेपी में शामिल हो जाए, जो होगा देखते जाइए अभी क्या क्या होता है। चुनाव में भी 13 महीने बाकी हैं और 12 महीने बल्कि 1 ही साल, लगभग अप्रैल से चुनाव होगा अगले साल। चुनाव के पहले देखिएगा कि कितने लोग बीजेपी में शामिल होकर पाक साफ हो जाते हैं। और आज कह रहे हैं भ्रष्टाचारी सारे मिलकर न्यायिक प्रणाली पर हमला कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी न्यायिक प्रणाली पर हमला कर रहे हैं, जिनको आप भ्रष्टाचारी कर रहे हो विपक्ष के नेता आपके हिसाब से, या आपके कानून मंत्री किरण रिजिजू हमला कर रहे हैं। किरण रिजिजू का बयान हाल के दिनों में, हाल के महीनों में न्यायिक प्रणाली पर सबसे बड़ा हमला है। वो बार बार न्यायिक प्रणाली पर, जुडिशियल सिस्टम पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को उसकी हदें बता रहे हैं, लक्ष्मण रेखा बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बयान किरण रिजिजू के हैं जो कानून मंत्री के तौर पर न्यायिक प्रणाली पर या सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल देश का कानून मंत्री कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके मन मुताबिक कुछ फैसले नहीं कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट कहीं ऐसी लकीर खींच दे रहा है जो गले की फांस बन जा रही है सत्ता प्रतिष्ठान के लिए। चाहे जैसे अभी चुनाव आयोग के मामले में फैसले हो, ऐसे बहुत सारे मामले हुए। राजद्रोह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, राजद्रोह के कानून का, जो अंग्रेजों के जमाने का कानून है, उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की तो बात ही क्या करनी। और उसके बाद आप कह रहे हैं न्यायिक प्रणाली पर विपक्ष के लोग हमला कर रहे हैं, जो सारे के सारे आपके हिसाब से भ्रष्टाचारी हैं। मतलब आपके हिसाब से लोकतंत्र में जो आपसे असहमत है, आपके मुखालफत है, आपका विरोधी है, आपका आलोचक है, हालांकि जनता उन्हें भी चुनती है, लेकिन वो सब भ्रष्टाचारी है। मोदी जी को ये पता होगा, और पता है, देश के हर आदमी को पता है कि लोकसभा चुनाव में 37% वोट बीजेपी को मिला, 63% वोट विपक्ष बेशक बिखरा हुआ हो, लेकिन विपक्ष को मिला। क्या वो वोट देने वाले लोग, वो मतदाता, वो जनता, जिस जनता ने उन लोगों को चुना है जिन्हें सबको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, क्या वो जनता बेवकूफ है? क्या उस जनता का आप मान करते हैं? क्या उस जनता के चुने हुए हर नुमाइंदे को अगर आप भ्रष्टाचारी कहते हैं तो सवाल उठता है, आप बार बार 135-40 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। दरअसल नहीं करते हैं, करते तो सारे वोटर आप ही को वोट देते हैं, ऐसा सच नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है झूठे आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई थमने वाली है। इस पर यकीन कर लेते मोदी जी। अगर अडानी के खिलाफ जेपीसी की जांच को आप मान लेते हैं, जेपीसी की जांच की मांग को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने संसद में सीधे सीधे मोदी जी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्ते हैं, शेल कंपनियों में किसका पैसा आया, कैसे अडानी का साम्राज्य बीते कुछ सालों में कई गुना बढ़ गया, कैसे 609 नंबर पर जो अडानी थे अमीरों की लिस्ट में कुछ साल पहले, 8-9 साल पहले, कैसे दुनिया के टॉप 2 टॉप 3 में आ गए। इन सवालों के साथ राहुल गांधी ने सवाल पूछा
सवाल का जवाब देने के बजाय मोदी जी ने 90 मिनट का दोनों सदनों में भाषण दिया और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक ऐसे मामले में, मानहानि के मामले में मुकदमे में तेजी की गई जिस मुकदमे को बीजेपी के विधायक, सूरत के विधायक ने किया था और उसी विधायक ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था अपने ही मुकदमे पर कि पर्याप्त सबूत नहीं है और एक साल तक लगभग वो मुकदमा रुका रहा। लेकिन इधर संसद में राहुल गांधी का भाषण हुआ, प्रधानमंत्री की घेराबंदी हुई और राहुल गांधी ने फिर कहा लंदन से आकर कि मैं फिर संसद के पटल पे ही कहना चाहता हूं अपनी बात, और उसके बाद मुकदमे में तेजी हुई और उसके बाद राहुल गांधी को सजा हुई और किस लाइटनिंग स्पीड से राहुल गांधी की सदस्यता खारिज की गई और किस लाइटनिंग स्पीड से 4 दिन के भीतर उन्हें बंगला खाली करने को कहा गया देश के सामने। और आप कहेंगे कि सारे ये भ्रष्टाचारी हैं, आपके अलावा सारे भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जांच कौन करता है? बोलना अच्छा लगता है, भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा? कैसे पता चलेगा कि कहां और भ्रष्टाचार है और कहां नहीं है? कर्नाटक में तो लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा आपकी पार्टी के विधायक के बेटे को, जिसके पास 8 करोड़ कैश बरामद हुआ, बीजेपी का था। पहले तो जमानत पर छूट गया लेकिन फिर गिरफ्तारी हुई विधायक की। और दूसरी बात, जांच कौन करता है? कहां से पता चलता देश में भ्रष्टाचार है? सीएजी रिपोर्ट से, एजेंसियों की जांच से, ईडी की जांच से, सीबीआई की जांच से? क्या बीते 9 सालों में ईडी या सीबीआई की वो हैसियत है कि बीजेपी शासित राज्यों में, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं 400 से ज्यादा सांसद है दोनों सदनों को मिलाकर, लगभग 400 मान लीजिए, 1300 लगभग विधायक है पूरे देश में बीजेपी के, हर राज्य का जिक्र करें, कहीं कोई करप्शन नहीं, कोई बेईमान नहीं है, सब एकदम ऑटो रिक्शा पे चल रहा है। अगर 5 साल पहले ऑटो रिक्शा पर था या 5 साल पहले बलेरो पे चल रहा था या 7 साल पहले, तो आज भी वैसे ही चल रहा है। सब वैसे ही उसी तरह के घरों में रह रहा है, किसी के पास कोई पैसा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? किसी ने कोई करप्शन नहीं किया। तो ये कहना कि बीजेपी सिर्फ दूध से धुली हुई पार्टी है, तो दूध से धुली हुई पार्टी के किसी भी सांसद, मंत्री या विधायक के खिलाफ जांच करने की हैसियत हो तब ना। जो एजेंसियां कभी बीजेपी की तरफ रुख नहीं करती, बीजेपी शासित राज्यों की तरफ रुख नहीं करती, जिन एजेंसियों के निशाने पर तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी या आम आदमी पार्टी के नेता या केसीआर की पार्टी के नेता या अखिलेश यादव की पार्टी के नेता या जहां भी जो विपक्ष है, जेएमएम के हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता या खुद जिन एजेंसियों का इस्तेमाल ही विपक्ष शासित राज्यों में विपक्ष की सरकारों को, विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी करने में है, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, तो फिर कैसे पता चलेगा कि बीजेपी शासित राज्यों में करप्शन क्या है? और ये प्रधानमंत्री कहते हैं बीजेपी को मिटाने की कई बार साजिशें हुई, हम जीतते जाएंगे, हमले बढ़ते जाएंगे, मुझे जेल में डालने के लिए जाल बिछाया, देश की जनता कह रही है मोदी को मत रोको। जब ये कहते हैं प्रधानमंत्री कि देश की जनता कह रही है मोदी को मत रोको, तो देश की जनता, फिर मैं वही आंकड़े दोहरा दे रहा हूं, देश की जनता 63% वो भी है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी जी को वोट नहीं दिया। देश की जनता वो भी है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में यूपी में भी 50% मोदी जी की पार्टी, योगी जी की पार्टी से बाहर है। देश की जनता वो भी है जिस जनता ने कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनाई है। क्या वो देश की जनता नहीं है? क्या वो देश से बाहर की जनता है जो प्रधानमंत्री के तौर पर जो आपके नाम पर मुहर नहीं लगाती है? तो ये कैसे बात कहते हैं? अरे लोकतंत्र का मतलब है लोक शक्ति, लोकशाही, और लोकशाही लोकतंत्र में विपक्ष का स्थान होता है। लेकिन मोदी जी का पूरा तरीका, पूरा रवैया बीते कुछ सालों में यह है कि विपक्ष को बुलडोज कर दो, विपक्ष को खत्म कर दो, डिस्क्रेडिट कर दो, तमाम आरोपों से ऐसी घेराबंदी करो और उसके बाद बात न चले तो सलाखों के पीछे भेजो, किसी की फाइलें खोलो, किसी की पुरानी खाते खोलो, किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा दो। ये अलग बात है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ जो आरोप लगते रहे और आज भी कई चीजें साबित नहीं हुई है, कई आरोप साबित नहीं हुए। बात करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अगर है तो क्या समान रूप से है? जो नेता बीजेपी में चले जाते हैं वो करप्शन से धुल जाते हैं। बार बार उन नामों का जिक्र हो चुका है, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूं इस बात के साथ कि करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही है तो गिरफ्तारी करिए, लेकिन उन 12-13 राज्यों में भी जहां आपकी सरकारें हैं, क्योंकि वहां ऐसा नहीं है कि 1 रुपए का कोई लेन देन नहीं है। मैं भी घूमता ही रहता हूं, आज भी कहीं जा रहा हूं, कल भी कहीं जाता हूं, आगे 1 साल भी घूमता ही रहूंगा। मुझे पता है लोग क्या कहते हैं स्थानीय स्तर पर,
लेकिन चूंकि आपने हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव, मंदिर मस्जिद का नैरेटिव ऐसा लोगों के जहन में डाल दिया, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्ववादी, सनातन धर्म की धार्मिक लिबास में हर आदमी लिपट गया है, उस चोले में कैद हो गया है, वो खुद को हिंदू और मुसलमान को दुश्मन मान रहा, और आपने तय कर लिया कि आपको देश की हिंदू आबादी को किसी ढंग से हिंदुत्व के खांचे में लगातार धकेले रहना है, ताकि उसकी नागरिक चेतना कुंद हो जाए, उसकी लोकतांत्रिक चेतना कुंद हो जाए, वो सोच ही ना पाए कि उसके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे जो आपने वादे किए, इन सब से मुक्त होकर वो मंदिर के बारे में सोचे, वो मुसलमानों से नफरत करने के बारे में सोचे, वो 370 के बारे में सोचे, वो उन मुद्दों के बारे में सोचे जो मुद्दे उसके जहन में बार बार आप डबल डोज की तरह, बूस्टर डोज की तरह आप और आपकी पार्टी इंजेक्ट करती रहती है, और अगले 1 साल में और बहुत तेजी से करने वाली हकीकत तो यह है। लेकिन अखबारों की सुर्खियां ऐसे ही मैनेज होती है। अब मैंने जैसा कि कहा पहले, वो वीडियो जरा सुनिए कि मोदी जी सीबीआई को लेकर क्या राय रखते थे और कैसे हर जगह कहते थे कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सुनिए जरा। इस सीबीआई का दुरुपयोग निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, वो कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। सत्य को सत्य के रूप में लोगों के सामने लाना चाहिए। झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए। तो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, जो तब के विपक्ष, जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब के विपक्ष के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग होता था, यह मोदी जी का कहना था, बीजेपी के नेताओं का कहना था, दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो तब सीबीआई वो कर रही थी तो आप रोना रो रहे थे। और आज सीबीआई खुलेआम उसी तरह से कार्रवाई कर रही है। बल्कि मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, शिंदे के साथ ऐसे बागी विधायक भी गए सरकार बनाने के लिए या उद्धव की सरकार को गिराने के लिए, जिनके खिलाफ एजेंसियां थी, जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के मुकदमे थे, जिनके परिसरों में छापे पड़ चुके थे, जिनकी गिरफ्तारियां हो सकती थी। उसमें प्रताप सरनाइक से लेके भावना गवली जैसी सांसद और प्रताप सरनाइक जैसे विधायक और बहुत सारे लोग थे। और वो सारे लोग शिंदे के साथ गए, एकनाथ शिंदे के साथ गए, इसलिए गए ताकि एजेंसियां उनकी गर्दन न दबोचे। और अब वो मुक्त है, क्योंकि एजेंसियां सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स उनके पीछे नहीं है, क्योंकि मोदी जी की सरपरस्ती में, मोदी जी की छत्र छाया में आ चुके हैं, मोदी जी के सामने शरणागत हो चुके हैं, तो वो ठीक हो गए। तो मुझे तो लगता है कि अगर ये एजेंसी इतनी ईमानदारी से काम करती है तो 6, 7, 8 वो चेहरे जो गिरफ्तार होने वाले थे, जिनके खिलाफ फाइलें खुली थी, उन सबको सलाखों के पीछे हो जाना चाहिए था ना शिंदे सरकार बनने की बात। लेकिन आज सब के सब शिंदे सरकार की बैसाखी बने हैं। लेकिन पकड़ा कौन गया? संजय राउत, क्योंकि संजय राउत बगावत की आवाज बुलंद कर रहा था। फिक्स नहीं हुआ उद्धव ठाकरे के साथ। कितने नाम गिनाऊं, ऐसे नामों की लंबी लिस्ट है। और राहुल गांधी से जिस ढंग से मोदी जी अब बदला ले रहे हैं वो दुनिया देख रही है। अब राहुल गांधी का क्या होना है, कांग्रेस क्या करेगी, प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी, चुनाव में क्या होना है, ये कांग्रेस का भविष्य है, कांग्रेस की रणनीति है। लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मैं देख रहा हूं कि किस ढंग से विपक्ष के प्रति आपका रवैया है। राहुल गांधी को 4 दिन के भीतर मकान खाली करने का फरमान, 24 घंटे के भीतर संसद से बाहर करने का फरमान, और उसके बाद कई ऐसे विधायक, सांसद, मंत्री होंगे, पूर्व मंत्री, जो आज भी महीनों बाद, सालों बाद बंगलों में रहते हैं,
खाली नहीं किया, नोटिसों के बाद भी बंगलों में रहते हैं। सुना है गुलाम नबी आजाद ने भी बंगला खाली नहीं किया, मुझे पक्की जानकारी नहीं है, आज ही मैं कहीं देख रहा था, और राज्यों की भी ऐसी बात। लेकिन चूंकि आपको बदला लेना है, आपके अहंकार पर, आपके अहम पर चोट लगी कि राहुल गांधी की हैसियत, ये औकात कि संसद में मुझसे सवाल पूछ दे और मुझे कह दे कि अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है, कांग्रेस की औकात हम आपके अकाउंट की सीरीज चला दे, मोडानी लिख दे, रोज हमसे सवाल पूछे, आपको यही चुभता है। और अगर आप भ्रष्टाचार के प्रति वाकई जैसी हेडलाइन है कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार भागता है, हाँ भ्रष्टाचार तो भागा, नीरव मोदी और ललित मोदी तो भागा हुआ है, और मेहुल भाई वो भी भागे हुए हैं। और मेहुल चौकसी कौन थे? मेहुल भाई, वो मोदी जी का वो बयान, सामने मेहुल जी बैठे हुए, हमारे मेहुल भाई बैठे हुए, सबने वो वीडियो देखा, तो मेहुल भाई भी भागे हुए, नीरव मोदी भी भागे हुए, ललित मोदी भी भागे हुए तो हैं। सही कहा, भाजपा सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार भागता है, लेकिन सिर्फ आप ये कहेंगे कि विपक्ष के सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं तो ये गलत होगा, ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा। और ये बोलते हुए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मोदी जी। उस दौर में भी जब वाजपेयी थे, किस ढंग से विपक्ष और सरकार के बीच समय समय पर एक रिश्ता होता था। वाजपेयी की चर्चित कहानी है, बीजेपी में रहते हुए वाजपेयी के इलाज के लिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी ने क्या किया था, दुनिया जानती है। वाजपेयी विपक्ष में थे तब और बीजेपी के प्रधानमंत्री थे तब, पूर्व प्रधानमंत्रियों से कैसे उनके रिश्ते रहे, चाहे नरसिंह राव रहे, चंद्रशेखर रहे, ये सब दुनिया ने देखा है। और एक आप है कि आप चाहते हैं कि आपके अलावा एको अहम द्वितीयो नास्ति, आप रहें बाकी कोई नहीं रहे, आप ही सब कुछ है, आप सब में है, सब आप में है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो ये तो अहंकार है प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सीधा सीधा अहंकार है एक ऐसे प्रधानमंत्री का जिसे जनता ने, जिसकी पार्टी को 300 सीटें दे दी है, इसलिए लगता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जो उनसे असहमत हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई भी हो, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए, उसे बुलडोज किया जाए, उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, उसे ट्रोल किया जाए। और हालत तो ये है, आप संवैधानिक संस्थाओं की न्यायिक प्रणाली की बात करते हैं, आज के दौर में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ तक को ट्रोल किया जाता है बीजेपी नेताओं की तरफ से। नेताओं मतलब बीजेपी के समर्थक, जो आईटी सेल है बीजेपी की ट्रोल आर्मी की तरफ से, क्योंकि चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के मुद्दे पर फैसला देते वक्त राज्यपाल के फैसले पर कुछ सवाल उठाते हैं, गंभीर सवाल। राज्यपाल ने जिस ढंग से जल्दबाजी की फ्लोर टेस्ट के लिए, और महाराष्ट्र में सरकार उद्धव की गिरे और कैसे एकनाथ शिंदे की सरकार गिरे, इसको लेकर राज्यपाल की नीयत पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाता है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल किया जाने लगता है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा जैसा हैशटैग के साथ ट्रेंड कराया जाता है। ये कई मौकों पर हो चुका है, चाहे नुपुर शर्मा के वक्त चाहिए, और वो ट्रोल कराने वाले लोग बीजेपी की आईटी सेल के लोग हैं, जिनके ट्विटर हैंडल पर सनातनी, हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं, और आपकी और अमित शाह योगी की तस्वीरें लगी होती है। तो न्यायिक प्रणाली पर चोट इस दौर में, संवैधानिक संस्थाओं पर चोट इस दौर में, चुनाव आयोग की निष्ठा या चुनाव आयोग की क्या कहें, निष्पक्षता पर सवाल इस दौर में सबसे अधिक। और शिक्षा की बात करें, वाइस चांसलर्स कैसे नियुक्त हो रहे हैं, तमाम तरह के महकमों में नियुक्तियां कैसे हो रही है, और उसके बाद अब आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपके हिसाब से बहाल हो। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना है, या कॉलेजियम सिस्टम में खामी हो सकती है, लेकिन उसके बाद किरण रिजिजू के बयान, उनके बयान और कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके जो नया विधान चाहते हैं, उसमें आपकी मंशा भी संदिग्ध है मोदी जी, आपकी सरकार की मंशा संदिग्ध है, क्योंकि आपको लगता है जजेज भी आपके हिसाब से हो। तो इसलिए मुझे ये हेडलाइन देखकर अखबारों में कि सारी जड़ें हिल गई भ्रष्टाचार की, तो मुझे लगा जड़ें हिली कहाँ, जड़ें तो उस दिन हिल जाएगी जिस दिन आप जेपीसी गठन कर दीजिए, और जेपीसी गठन करके आप जांच करने दीजिए कि अडानी का साम्राज्य कैसे बढ़ा। आप जांच करने दीजिए कि अडानी के विकास में किसकी भूमिका है। आप जांच करने दीजिए कि अडानी को बांग्लादेश में पावर प्रोजेक्ट कैसे मिला। जांच हो कि अडानी को श्रीलंका में पावर प्रोजेक्ट कैसे मिला। जांच हो कि ऑस्ट्रेलिया में क्या अडानी की किसी ने मदद की। जांच हो कि LIC और SBI से लोन मिलने में किसी कोई भूमिका थी। जांच हो कि अडानी को देश के 6 एयरपोर्ट कैसे मिले, एक ही रात में 6 एयरपोर्ट कैसे मिले। जांच हो कि अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए क्या नियम में बदलाव किया गया, जो किया गया, जो नियम पहले था वो नियम बदला गया।
इस पर भी वीडियो बना चुका हूं, विस्तार से रिपीट नहीं कर रहा हूं। जांच हो कि अडानी को हर तरह के ठेके, सड़क से लेकर आकाश तक, जमीन से लेकर पाताल तक, समंदर से लेकर पोर्ट तक, सब अडानी को कैसे दिया जा रहा है। किसकी दोस्ती अडानी से, क्यों अडानी का साम्राज्य इतना गुना बढ़ गया 609 से 2 नंबर पर। हालांकि आज वो लुढ़क के कहां हैं दुनिया जानती है। तो जांच करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप इन सवालों से मुक्त हो जाएंगे। आज आप पर लोग सवाल उठा रहे हैं, आपकी निष्ठा पर, या आपकी निष्ठा पर क्या कहें, आपके अडानी और आपकी दोस्ती को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों का जवाब भी आपकी जांच से मिलेगा मोदी जी, जांच तो होने दीजिए। बहरहाल, तो इसलिए यह भी कहा प्रधानमंत्री ने, देश और विदेश में साथ आ गई भारत विरोधी ताकतें। अमर उजाला की हेडलाइन में यह भी है। मतलब जो मोदी जी से असहमत, बार बार मैं कहता हूं, वो देश विरोधी है। राहुल गांधी देश विरोधी है। जिनके पिता की हत्या हुई, जिनकी दादी की हत्या हुई, दोनों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए हत्या हुई इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर हत्या हुई, जिसके पूरे परिवार, पूरे कई पीढ़ियों की जिसकी विरासत है, मिसाल है मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू तक और अभी तक, वो देश विरोधी हो गए। मतलब हर आदमी देश विरोधी है जो बीजेपी में है उसको छोड़कर, और कोई देश विरोधी आपके हिसाब से है भी बीजेपी में आ गया बस वो सही हो गया। क्या बात कर रहे हैं, एक नया नैरेटिव देश में करा जा रहा है, देश विरोधी, एंटी नेशनल। और उसी में अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज भी एंटी नेशनल हैं, 2-3 जजेज। मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज, नाम का अंदाजा लगाओ, एक शायद मदन लोकूर के लिए कहा होगा क्योंकि उनके बयान दिखते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, आज अगर आपके फैसले की आलोचना करते वो भी एंटी नेशनल है, तो आप तो कल को आप सीजेआई को भी एंटी नेशनल आपका कोई बंदा कह सकता है, अगर 2-3 फैसले सीजेआई चंचूड़ ने ऐसे दे दिए तो। क्या देश का हाल बना रखा है मोदी जी। आप सिंगल पार्टी सिस्टम चाहते हैं क्या? आप चाहते एक विधान की बात, तो आप एक विधान और एक निशान, ये नारा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। तो कहीं आप एक विधान एक पार्टी तो नहीं चाहते, तरीका आपका यही है। तो इसलिए माफ करिए मोदी जी, पटना जाते हुए रास्ते में भी मुझे जैसे अखबारों की हेडलाइन दिखी मुझे रहा नहीं गया। और फिर आपसे दर्शकों से अपील करता हूं कि नागरिक के तौर पर आप गौर से सुनिए, सोचिए और समझिए कि क्या हो रहा है देश में। मुमकिन हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें।